एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ शैतान बच्चे होते हैं जो दूसरे बच्चों का जूता निकाल के उसको लात मारते हुए फुटबॉल की तरह आगे भाग रहे होते हैं। वो बच्चा चिल्लाता है मेरा जूता मुझे वापस कर दो, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नहीं करता। इसके बाद हम एक और नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है मिस्टर ग्रिमर। ग्रिमर यहाँ पे कुछ छानबीन करने के लिए आए होते हैं और जो वो चाहते थे थोड़ा बहुत उन्हें मिल भी जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक और बंदा आता है और ग्रिमर और ये बंदे आपस में बातचीत करने लगते हैं, जहाँ से हमें पता लगता है जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी मिल जाते हैं तब उन्होंने जितने भी इलीगल काम किए होते हैं स्पेशली ईस्ट जर्मनी ने उन सबको मिटाने की कोशिश की जा रही होती है, जिसकी वजह से बहुत ही कम सबूत बचा होता है और मिस्टर ग्रिमर उन्हीं सबूतों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ईस्ट जर्मनी के जो ऑर्फनेज होते हैं वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उन सब के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जाता है। इलीगल इमिग्रेंट के ऊपर अत्याचार किया जाता है, क्रिमिनल के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया जाता है। यहाँ के क्रिमिनल के जो बच्चे होते हैं उनको भी ऑर्फनेज के अंदर ले लेते हैं और उसके बाद उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उन सब के ऊपर। इसके ऊपर ग्रिमोर एक रिपोर्ट लिखना चाहते हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ये सब होना नहीं देना चाहता, जिस वजह से वो सारे सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने बहुत अच्छा काम किया होता है, उन्होंने लगभग सारे सबूत मिटा दिए होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पीछे छूट जाता है और इसी के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं मिस्टर ग्रिमर। आगे हमें पता लगता है कि मिस्टर ग्रिमर एक बार शुआना नाम के एक बंदे से इंटरव्यू लेना चाहते थे जो किंडरहाइम 62 के एजुकेटेड थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। अगर ये इंटरव्यू ले पाते तो शायद इन्हें बहुत कुछ पता लग पाता चाइल्ड अब्यूज के बारे में उस टाइम पे। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं क्या मैं इन बुक्स की जेरॉक्स कॉपी निकाल लूं, और वो बंदा हाँ बोलता है। इसके बाद ये बंदा सवाल करता है क्या तुम वेस्ट जर्मनी से हो, और इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं नहीं मैं ईस्ट जर्मनी से हूँ, मैं लेपजिंग नाम के एक पेपर कंपनी में काम किया करता था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। मैं गवर्नमेंट के साथ भी काम कर चुका हूँ, मैं बहुत सारे मिशन गवर्नमेंट के लिए भी कर चुका हूँ क्योंकि मैं एक स्पाई हुआ करता था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे ग्रिमर जाने वाले होते हैं। ये अंकल बोलते हैं ऑल द बेस्ट, अच्छी आर्टिकल लिखना, और पूछते हैं कि अब तुम कहाँ पे जाने वाले हो। ग्रिमर बोलते हैं मैं चेकोस्लोवाकिया के प्राग में जाने वाला हूँ, जहाँ पे अपना डॉक्टर टेनमा भी जाएगा और शायद इन दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। ये अंकल बोलते हैं तुम्हारा बैग इतना बड़ा क्यों है, और तब ग्रिमर बोलते हैं ईस्ट जर्मनी के अंदर मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए हैं वो सब इसके अंदर है, इसीलिए इतना ज्यादा बड़ा है। इसके बाद ग्रिमर यहाँ से जाने लगते हैं और जाते वक्त वो उसी बच्चे को देखते हैं जिसका जूता बदमाश लड़कों ने छीन लिया होता है। वो बच्चा रो रहा होता है। इसके बाद ग्रिमर उसके पास जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे साथ सच में बहुत बुरा हुआ, उन बदमाशों ने तुम्हारा जूता छीन लिया, रोना बंद करो, और ये अपने जूते निकाल के उस बच्चे को पहना देते हैं। ये बच्चा काफी हैरानी से ग्रिमर की तरफ देखने लगता है। ग्रिमर बोलते हैं बिना जूते के इंसान जिंदा रह सकता है, आखिरकार हम खाली पैर ही पैदा हुए थे, जिन्होंने तुम्हारा जूता चोरी किया है वो सब के सब बदमाश हैं, वो सब लूजर्स हैं, उन लूजर की वजह से कभी मत रोना। इसके बाद ग्रिमर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ये बच्चा भी ग्रिमर को फॉलो करता है और स्माइल करता हुआ ग्रिमर का जूता वापस कर देता है। लगता है इस बच्चे ने अपना लेसन सीख लिया है। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं शायद ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा होगा। इसके बाद ये ड्रेसडेन रेलवे स्टेशन आते हैं और वहाँ पे कुछ लोग होते हैं, थोड़ी बहुत भीड़ होती है, लेकिन मुंबई बोलो अगर तुम्हें जलना है तो तुम जल सकते हो यार, जल लो कोई बात नहीं। इसके बाद ग्रिमर के पास एक बंदा आता है और अपनी दुख भरी कहानी बताता है। वो बोलता है कि उसका बैग चोरी हो चुका है, उसके अंदर पासपोर्ट और पैसे थे, उसको वियना में अपने बहन से मिलने के लिए जाना था, लेकिन अभी वो नहीं जा सकता, उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं रुको मैं पुलिस से तुम्हारी मदद करवाता हूँ, और ये बोलता है कि नहीं मैं पहले ही कह चुका हूँ कोई मदद नहीं हो रही है, प्रॉब्लम यह है कि परसों वो बेहोश हो गई थी, उसको डॉक्टर के पास दिखाना है, लेकिन फिलहाल मेरे पास जाने के लिए पैसे नहीं है, अगर मैं उसके पास कुछ पैसे भेज पाता तो अच्छा होता। इसके बाद ग्रिमर बोलते तुम्हें कितना चाहिए, और ये बंदा बोलता कि नहीं नहीं मेरे को बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। साधु बनने की कोशिश करता है और ग्रिमर इसको एक बड़ा सा नोट दे देते हैं, पता नहीं कितना का है लेकिन बड़ा नोट दे देते हैं, और ये बंदा शुक्रिया अदा करके यहाँ से निकल जाता है। और ये सब कुछ एक और बंदा देख रहा होता है जो बोलता है क्या तुम बेवकूफ हो, उसने तुम्हें उल्लू बनाया, वो हमेशा ऐसा ही करता है, नए लोगों को ठगने का उसका काम है। इसके बाद ग्रिमर स्माइल करता है और बोलता है अच्छा तो मुझे बेवकूफ बनाया। इसके बाद ये ट्रेन में चढ़ने के लिए जाता है, लेकिन इसका बैग बहुत बड़ा होता है, वो दरवाजे में अटक जाता है। तभी यहाँ पे डॉक्टर टेनमा पहुंच जाते हैं और बैग को धक्का देके इसकी मदद करते हैं। ग्रिमर शुक्रिया अदा करता है, टेनमा योर वेलकम बोलता है और सीधा जाके अपने कोच में बैठ जाता है। आगे में पता लगता है कि ग्रिमर और टेनमा दोनों का सीट आसपास ही है, ये दोनों एक ही जगह पे जाके बैठ जाते हैं। ग्रिमर सवाल करता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, और टेनमा बोलता है मैं प्राग जा रहा हूँ। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं तुम तो एक जापानीज हो, तुमने पहले
इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं तुम तो एक जापानीज हो, पहले तुमने मेरी मदद की थी उसके लिए कोनिचिवा। और टेन्मा बोलते हैं डोमो, और कोनिचिवा का मतलब होता है शुक्रिया अदा करना और डोमो का मतलब होता है यूर वेलकम। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं मैं जापान पहले जा चुका हूँ। 1982 में मैं अकीहिवारा नाम की एक जगह पे गया था, वहाँ पे सच में बहुत ही ज़्यादा हाईटेक गैजेट्स मिलते हैं और वहाँ पे ये गाना भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। जिंदगी सवार दूं एक नई बहार हूँ, दुनिया ही बदल दूं मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, मानो या न मानो मैं हूँ एक उड़ता रोबोट रकून मोन। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं नहीं यार वो रकून मोन नहीं होता, वो डोरेमोन होता है। इसके बाद ग्रिमर बोलता है मैंने वहाँ पे बहुत सारे रोबोट भी देखे, मैंने कुछ प्लास्टिक मॉडल अपने बेटे के लिए खरीदे भी थे। इसके बाद टेन्मा बोलता है तुम्हारा बेटा अब वो कहाँ पे है। इसके बाद ग्रिमर स्माइल करते हैं और बोलते हैं वो मर गया। इतना सुनने के बाद टेन्मा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पे एक टीसी आ जाता है और बोलता है कि हम देश छोड़ के दूसरे देश जाने वाले हैं, इसीलिए मुझे तुम्हारा पासपोर्ट देखना होगा। ग्रिमर अपना पासपोर्ट इसे दे देते हैं और ये बोलता है डांकेशियोन, जिसका मतलब होता है शुक्रिया अदा करना। इसके बाद टेन्मा भी अपना पासपोर्ट देता है, लेकिन टीसी को कुछ शक होता है। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं एल्वा रिवर के अंदर ट्रॉट मछलियों का क्या हाल है, और ये टीसी बोलता है कि उनका हाल थोड़ा सा खराब है। इसके बाद ग्रिमर बोलता है अच्छा पिछले साल मैंने इतना बड़ा मछली पकड़ा था, लेकिन शायद इस साल मैं वहां पे जा नहीं पाऊंगा। इसके बाद टीसी डांकेशियोन बोलता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं तुम्हारा भांडा फूट चुका है, उन्हें पता है तुम्हारा पासपोर्ट फेक है। और हम देखते हैं जो टीसी होता है वो पुलिस ऑफिसर से बातें कर रहा होता है, टेन्मा के बारे में बता रहा होता है। इसके बाद ग्रिमर बोलता है डॉक्टर टेन्मा तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। टेन्मा हैरान हो जाता है और बोलता है तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता। ग्रिमर बोलता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि तुम्हारा फेक पासपोर्ट पकड़ा जा चुका है, पेट्रोल पुलिस तुम्हारे पीछे है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं पेट्रोल पुलिस आगे बढ़ रही होती है टेन्मा को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन तभी वो देखते हैं कि सामने ग्रिमर होता है जिसका बैग फंस चुका होता है। ये बोलते हैं ग्रिमर से कि यहाँ से हट जाओ, हमें आगे जाना है। ग्रिमर बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मेरा बैग अटक चुका है। इसके बाद ये पुलिस वाले इसकी मदद करते हैं बैग को निकालने में। बैग निकल जाता है और ये पुलिस वाले तुरंत जाके चेक करते हैं बोगी के अंदर, लेकिन वहां पे कोई होता ही नहीं है। ये सवाल करते हैं कि वो जो एशियन मैन तुम्हारे साथ था वो कहाँ पे गया। ग्रिमर बोलता है कि शायद वो डाइनिंग कार में गया होगा, तुम्हें वहां पे जाके चेक करना चाहिए। इसके बाद ये पुलिस वाले रिपोर्ट करते हैं पैसेंजर कार 2 में एक इमरजेंसी है। यहाँ पे एक एशियन मैन है जिसके पास फेक पासपोर्ट है, लेकिन तभी ये देखते हैं एक दरवाजा खुला होता है। ये इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए बोलते हैं और इमरजेंसी ब्रेक लगा दी जाती है। ये ट्रेन यहीं पे रुक जाती है। आगे हम देखते हैं टेन्मा को जो गिरता पड़ता दौड़ता हुआ जंगल के अंदर दौड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे ग्रिमर पहुंच जाता है और बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब तुम्हारा पीछा वो लोग नहीं कर रहे हैं, गाड़ी रुक गई थी तो मैं आ गया तुम्हारे पास। वैसे मैंने अपना परिचय तुम्हें नहीं दिया ना, मेरा नाम ग्रिमर है, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें चेकोस्लोवाकिया का बॉर्डर पास करवा सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं ग्रिमर और टेन्मा पहाड़ी रास्ते पे चल रहे होते हैं। ग्रिमर बोलता है मैं इस जगह को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं बहुत बार फिशिंग के लिए यहाँ पे आ चुका हूँ। चढ़ना थोड़ा मुश्किल है लेकिन ये जगह सच में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। ग्रिमर बोलता है जब ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी दोनों अलग अलग हुआ करते थे तब मैं एक न्यूज़पेपर के लिए काम किया करता था, लेकिन फिलहाल के लिए मैं एक फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं। ईस्ट जर्मनी के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे फेक में लोगों को फंसाया जाता है और असली मर्डरर को छोड़ दिया जाता है। मैं इस तरह के बहुत सारे केसेस देख चुका हूँ, इसीलिए मुझे पता है कौन क्रिमिनल है और कौन इनोसेंट है। तुम इनोसेंट हो डॉक्टर टेन्मा। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं मुझे डॉक्टर बुलाना बंद कर दो। ग्रिमर बोलते हैं लेकिन तुम तो एक ब्रेन सर्जन हो। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं मैं अब डॉक्टर नहीं हूँ। इसके बाद ये एक पहाड़ी की चोटी पे आ जाते हैं जहाँ पे ग्रिमर बोलता है ये जगह तो सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, अगर कोई हमारा पीछा कर भी रहा होगा तो भी हम उसका पता लगा सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे थोड़ा सा आराम ले लेते हैं, मेरे पास थोड़ी सी सैंडविच है और थोड़ा दारू भी है, आओ मज़े उठाते हैं इसके। इसके बाद टेन्मा बोलते हैं मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है, और ग्रिमर बोलता है अभी भी दिन बाकी है, जब रात हो जाएगी तब बॉर्डर को पास करना आसान होगा। इसके बाद टेन्मा और ये खाने लगते हैं और साथ में थोड़ा दारू भी पीते हैं। इसके बाद ग्रिमर बोलता है पिकनिक में सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, टेन्मा तुम्हें भी पिकनिक मना लेना चाहिए। इस तरह की खूबसूरत जगह हो और वहाँ पे स्वादिष्ट खाना हो, उसका मज़ा ही कुछ अलग है। जब तक जिंदा हो तब तक हमें खुश रहने का अधिकार है। इसके बाद ये दारू पीता है और बोलता है मैं तुम्हारी तरह डॉक्टर की बहुत इज्जत करता हूँ। एक अच्छा जर्नलिस्ट एक अच्छा आर्टिकल लिख के लोगों को खुश कर सकता है, लेकिन तुम लोगों की जान बचाते हो। इसके बाद टेन्मा बोलता है मैंने किसी को गोली मारी है। इसके बाद ये फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे इसने रोबोटों को गोली मार दी होती है और बोलता है पिछले महीने म्यूनिक में मैंने किसी को गोली मारी है, पहली बार के लिए मैंने किसी को गोली मारी है, शायद वो मर भी गया होगा।
उसे गोली मारने से पहले मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसे गोली मारने के बाद मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे हैं और मुझे एक और बंदे को मारना है, इसीलिए मैं अब डॉक्टर नहीं हूँ। इसके बाद ग्रिमर टन्मा को एल्वा रिवर दिखाते हैं और बोलते हैं जब भी मैं यहाँ पे फिशिंग करने के लिए आता हूँ तो मैं सोचता हूँ काश मैं अपने बेटे को भी यहाँ पे एक बार फिशिंग करने के लिए ले आता। मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी मछली पकड़ी थी, मेरा बेटा फिशिंग के मजे जानने से पहले ही मारा गया। अगर तुम्हारे जैसा कोई डॉक्टर उसके पास होता तो शायद वो जिंदा होता। इसके बाद टन्मा कुछ बोल नहीं पाते और तब ग्रिमर बोलते हैं सच में मैंने यहाँ पे इतना बड़ा मछली पकड़ा था। वो बातों को बदलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये खुले मैदान पे होते हैं जहाँ पे ग्रिमर बोलते हैं इस पहाड़ी को पार करने के बाद तुम्हें चेक बॉर्डर मिल जाएगा, वहां से तुम्हें एक पहाड़ी रास्ता दिखाई देगा और वहां से तुम किसी ऑटो रिक्शा से आगे जा सकते हो। मुझे अभी स्टेशन वापस जाना होगा। इसके बाद टन्मा बोलते हैं ग्रिमर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए, मैं भगवान से तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत के लिए प्रार्थना करूंगा। इसके बाद ये हाथ मिलाते हैं और एक दूसरे से अलविदा लेते हैं। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं अगर हम फिर से मिलेंगे तो हम कहीं और पे जाके पिकनिक मनाएंगे। ये आगे बढ़ने लगते हैं। तभी ग्रिमर बोलते हैं डॉक्टर टन्मा हर किसी ने पाप किए होते हैं और उनका पाप कभी भी गायब नहीं होता, वो पाप उनके साथ ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद तुम्हें कुछ ऐसे काम करने ही पड़ते हैं। इसके बाद ग्रिमर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम प्राग का सीन देखते हैं जहाँ पे ग्रिमर पहुंच चुका होता है। वो प्राग की खूबसूरती देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है रात में तो ये एकदम फेरी टेल टाउन यानी कि परियों के शहर जैसा दिखाई देता है। इसके बाद एक बूढ़ों के पास जाता है और बोलता है क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, और जाके बैठ जाता है। इसके बाद ग्रिमर बोलते हैं ये जगह सच में मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तुम तो मिस्टर पेट्रोव हो ना, तुम्हारे पास रशियन सिटीजनशिप है लेकिन तुम चेकोस्लोवाकिया में रह रहे हो। मैं तुमसे कुछ सवाल जवाब करना चाहूंगा, क्या तुम मेरी मदद करोगे मिस्टर पेट्रोव, या फिर मैं तुम्हें तुम्हारे असली नाम से पुकारूं मिस्टर राइनहार्ड बियरमैन। ईस्ट बर्लिन में एक स्पेशल ऑर्फनेज हुआ करता था जहां पे बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता था, उनको ब्रेन वॉश किया जाता था और उनकी पर्सनालिटी को बदलने की कोशिश की जाती थी। उसका नाम था 511 किंडरहाइम। तुम वहां के डायरेक्टर थे, तुम्हें तो इसके बारे में बहुत कुछ पता होगा। इसके बाद ये बूढ़ो चौंक जाता है और इसका चेहरा हम पहली बार के लिए देखते हैं। ग्रिमर बोलते हैं तुम वहां के डायरेक्टर थे, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा, तुम बर्लिन के अंदर क्या करना चाहते थे। इसके बाद बूढ़ों को याद आता है 511 किंडरहाइम के फ्लैशबैक्स और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस एपिसोड के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना, और अगर इसके आगे के एपिसोड आप जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो और उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखाई देता है उसको जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।